नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए, अभी अपन ने जो पिछला वीडियो अपना था वो अपन यहाँ तक लेकर के आए थे उसको कि कृत्रिम उपग्रह होते क्या हैं और इसरो क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र क्या है। इसकी जो मोटी मोटी जानकारी थी, अपन बहुत ज़्यादा कहानियों में नहीं घुसे, लेकिन इतनी जानकारी अपन ने जरूर कलेक्ट की उसमें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ डेटे अपन ने देखी। अब आगे भी जो मैंने ये बना के रखा है इसमें भी अपन उतनी ही जानकारी लेंगे जहाँ से क्वेश्चन आना है। कहानियाँ देखनी है, कहानियाँ सुननी है बहुत सारी, तो बहुत सारे यूट्यूब के चैनल और हैं, उनसे आप कहानियाँ सुन सकते हो। यहाँ पर ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हरीश सर ने चालू करवाई है, तो केवल एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे अपन उन पर चर्चा करेंगे, और चर्चा क्या, उनको याद करवाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और साथ में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने लिखा है कक्षाओं के प्रकार। कक्षाएं मतलब ऑर्बिट। यह पूरी तरीके से अब एक बात आप समझिए, स्टार्ट करने के पहले, शुरुआत करने के पहले सबसे पहले समझिए बिल्कुल वही बात जो पूरे वीडियो में, पिछले वीडियो में भी अलग अलग करके जो मैंने बताया है, हर बार आपको उसी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है और वहीं से समझना है। ये अपना सूर्य है, पृथ्वी की कक्षा ऐसी परवलयाकार है, इस तरीके से है। कैसी है? इस तरीके से पृथ्वी इसमें राउंड करती है। अच्छा, एक बात याद रखना, अब यहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। पृथ्वी की जो कक्षा है वो एक फिक्स कक्षा है, परवलयाकार इस तरीके से राउंड करती है। मतलब ये नियम हो गया। मैं पिछले 3 वीडियो में आपको ये बताया कि सूर्य का एक रूल्स है वहाँ। जैसे अपने यहाँ पर है कि आपको यदि पढ़ाई करनी है यूट्यूब में, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, अब क्या है कि शॉर्ट्स वीडियो देखने की आदत पड़ गई है। थोड़ा सा देखा फिर आगे बढ़ा, थोड़ा सा देखा फिर आगे बढ़ा। यदि आप पूरे वीडियो को देखते हो, पूरा रूल्स के साथ पढ़ाई करते हो, अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हो, तो सफलता लगभग सुनिश्चित हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, सूर्य की जगह पर क्या है कि जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो भी ये रूल्स का जो फॉलो करेगा उसका यहाँ पर नाम है और उसको सब लोग पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। तो इसमें मैं क्या कहना चाह रहा था कि जो अपनी पृथ्वी है वो परवलयाकार रूप में इस तरीके से इसमें गति करती है। ठीक है, अब ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो एक चीज, इसके बाद आपको ये जितना भी लिखा है ना सब समझ में आ जाएगा। ये चीज आपको पूरी पता होनी चाहिए। अब इससे भटकना नहीं है, बस इस पे अड़े रहना है कि पृथ्वी ऐसे घूमती है। जो भी कहे हम खुद बनाए या कोई यहाँ पर आए, जो भी इस तरीके से चलेगा वही सही तरीके से काम कर पाएगा, जो भी इस तरीके से नहीं चलेगा वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे जब शुरुआत में उपग्रहों का निर्माण हो रहा था, जब बढ़ रहे थे, नए नए उपग्रह बढ़ रहे थे, तो ये लोग क्या है कि सेट नहीं कर पा रहे थे कि उपग्रह की कक्षा कहां पर स्थित करें कि ये पूरा परवलयाकार में पृथ्वी की जैसे घूमना शुरू कर दे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना शुरू कर दे, लेकिन उस समय नहीं कर पा रहे थे। तो ये जैसे ही यहाँ ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचते थे, यहाँ पहुंचते थे, तो कहीं ना कहीं पता चलता था कहाँ चलेगा उपग्रह, पता ही नहीं है, कोई वहाँ पर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता था। चाइना के साथ में 1-2 बार भी हुआ, इसी तरीके से हुआ। उसने फिर बाद में हर बार सेट किया कि जब तक इसकी जो ये कक्षा है, इस कक्षा की समथिंग जब तक ना आ जाए उपग्रह, जो अपना कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है, तब तक अपन को ऐसे प्रयासरत रहना पड़ेगा। तो करते रहे, बाद में सफलता हासिल हुई और उस तरीके से उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब चलिए देखते हैं कि बहुत प्रकार के कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में पूरी भीड़ लग चुकी है। ये पूरा ट्रैफिक है, वहां भी एक ट्रैफिक हो चुका है, वहां भी बहुत सारा कचरा है, अंतरिक्ष में भी है। कैसे कचरा बना, कैसे ट्रैफिक बना, आपने पेपरों में सुना होगा कि अंतरिक्ष का कचरा कब साफ करने के लिए कुछ ऐसे उपग्रह, कुछ मशीनें ऐसी भेजी, नासा कुछ प्रयास कर रहा है कि भविष्य में यदि वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किए तो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया मतलब अपने विश्व में भी बहुत सारा कचरा है, लेकिन अपन ने कोशिश की है कि यहाँ तो कम है, इससे भी ज्यादा अपन अंतरिक्ष में भी कोशिश कर रहे हैं कचरा इकट्ठा करने की। आदत से मजबूर हैं अपन लोग। तो चलिए देखते कैसे क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक, मजेदार कहानी है अंतरिक्ष की। चलिए, तो देखो जो ऑर्बिट है या कक्षाओं में, पूरा हिंदी में लिखा मैंने कि कक्षाओं के जो प्रकार ऑर्बिट है ये कौन कौन से, कैसे कैसे पूरा चलता है। सबसे पहले ऊंचाई के आधार पर देखते हैं। ये क्या है? ये है कि सैटेलाइट आपने तैयार कर रखा है। अब आप अध्ययन कर रहे हो कि अब इस सैटेलाइट तो हमारे पास है, मान लो कि ये जैसे ये सैटेलाइट है, इसको मुझे ऊपर अंतरिक्ष में भेजना है, तो पहले पूरा अध्ययन कर लेते हैं अंतरिक्ष में कि कैसे, कहां पर क्या भेज सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका पूरी जानकारी है। ये सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सबसे पहले ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर अपन 3 ऊंचाइयां जो सिंपल सी हमेशा रहती है, सबसे लो, फिर मीडियम, फिर हाई, 3 ऊंचाइयां हैं। तो सबसे पहले एक अर्थ रहता है जिसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट या निम्न पृथ्वी की कक्षा। निम्न पृथ्वी की कक्षा क्या है? मैंने पहले बताया कि ये अपनी यहां पर पृथ्वी है, समझते जाना ये अच्छी तरीके से। ठीक है, मान लो मैं पृथ्वी बना दे रहा हूं सीधे सीधे, यहां से आपको समझना है। ठीक है, यहां बना दे रहा हूं, चलो वहां ऊपर आपको दिखाई ना दे, तो यहां मान लो कि ये पृथ्वी है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें पहले क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट, ये पृथ्वी है। अब इसके पास में यहां पर कोई सैटेलाइट अपन को लगाना है। सैटेलाइट का आकार आपने हमेशा देखा होगा, इस तरीके से रहता है सैटेलाइट। कैसे रहता है?
ऐसे कुछ बना रहता है इस तरीके से, ये ऐसे, फिर यहाँ पर पूरा ऐसे बना रहता है सैटेलाइट, फिर यहाँ से फिर ये ऐसे ऐसे सैटेलाइट रहता है अधिकतर इस तरीके से, आपने टीवी मूवी में बहुत सारे देखा होगा, और ऐसे राउंड करता रहता है। ये ऐसे ये पंख से पता क्या लगे रहते हैं, वो सौर ऊर्जा के लिए कि सूर्य का प्रकाश इसमें मिलता रहे और ये अपनी एक्शन की क्रियाएं ऊपर करता रहे, इसको थोड़ा सा एनर्जी मिलती रहे, इस कारण से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो सैटेलाइट को लिए सबसे पहले क्या बताया कि लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में यदि कि पृथ्वी की एकदम पास में थोड़ा सा कक्षा में स्थापित करना है तो उसके लिए किलोमीटर फिक्स किया गया कि 200 से 2000 किलोमीटर तक आप ऊपर ले जाओ और पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट कराएगी, वहां आपका सैटेलाइट राउंड करता रहेगा। पहले केवल ये केवल बेसिक रूप से अपन जानकारी शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है कि 2000 से 3600, कितना 2000 से 3600 किलोमीटर में सब रहेगा कि 2000 से 3600 किलोमीटर में आप स्थित कर दो तो कहलाएगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे आपका सैटेलाइट स्थित है। आगे और बताऊंगा कैसे जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर उच्च पृथ्वी कक्षा यानी कि जियो अर्थ ऑर्बिट, ये 36,000 से अधिक की ऊंचाई पे आपने यदि सैटेलाइट लगाया है तो ये हाई लेवल पे कहलाएगा, सबसे ऊपर हिस्से पे कहलाएगा। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है कि लो अर्थ ऑर्बिट में लगाना है तो 200 से 2000 किलोमीटर के बीच पे आपको सैटेलाइट लगाना पड़ेगा, यहां से इतनी ऊंचाई पे। मीडियम पे लगाना है तो आपको 2000 से 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे आपको अपना सैटेलाइट को स्थित करना पड़ेगा। अब उससे भी ऊपर आपको लगाना तो 36,000 के ऊपर लगाओ तो हाई अर्थ जियो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा आपका सैटेलाइट। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या है कि अलग अलग इनके जितने पास लगाओगे उसका अलग कार्य होगा, दूर लगाओगे उसका अलग कार्य होगा, और दूर लगाओगे उसका अलग कार्य होगा। देखो जो लगभग इनके एक सेम कंडीशन जो यहां पर मैंने लिखा है और जो ये है, ये लगभग सेम चीजें है। थोड़ा सा इसका कोण के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर अंतर कर दिया है, लेकिन लगभग ये दोनों क्या है, इसमें माइनरी अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। देखो इसको अब इसी बेस पे इसको देख लो, इसको मैंने लिखा ध्रुवीय कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। हिंदी बहुत टफ है इसकी, ध्रुवीय कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। पोलर या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट यानी कि सूर्य के समान उपग्रह, सूर्य के जैसे पृथ्वी है, सूर्य के जैसी कक्षा में गति करती है, उस तरीके की इसमें बात की गई है। और ध्रुवीय यहां लिखा है कि पोलर से। कैसे ध्रुवीय? अच्छा देखो, जो पृथ्वी है, पृथ्वी में ध्रुव यहां रहते हैं। मेरे सबसे पहला वीडियो देखिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के, आपको ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी और अच्छी तरीके से। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, डेली देख रहे हैं क्लास, उनको तो ये चीज बहुत अच्छी तरीके से और क्लियर होगी। आप लोग भी एक दिन बैठिए, एक दिन में ही पूरे वीडियो देखिए, ताकि आप डेली क्लास बहुत अच्छे से आप कॉन्सेप्ट आपका ज्योग्राफी में क्लियर होता चले। अब ये क्या है कि ध्रुवीय कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह या पोलर और या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, इसमें क्या है कि जो इसका सैटेलाइट होता है वो ऐसे गति करता है। मतलब कैसे? पृथ्वी है और पृथ्वी से ये इस तरीके से घूमता है। तो कैसे घूमता है कि ध्रुवों से होकर के जाता है। अब आप ये 3D में देखना तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर 2D में ही आप समझो, जैसे ये है ध्रुव, अब यहाँ से ऐसे राउंड और यहाँ से ऐसे राउंड, फिर यहाँ से ऐसे राउंड, यहाँ से ऐसे राउंड, ये इस तरीके से। अब ये क्या है कि ऐसे पृथ्वी है, अब इसके इस तरीके से राउंड कर रहा है, इस तरीके से राउंड कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्रुवीय हो गया, पोलर सैटेलाइट हो गया। इसमें क्या है कि ये इस तरीके से घूमता रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, जो पृथ्वी की परिक्रमा है पूरा 90 से 180 मिनट में पूरा घूम लेता है, जल्दी 90 से 180 मिनट। ठीक है, कितना? 90 से 180 मिनट में राउंड कर लेता है। तो ये मतलब क्या है कि इसको सैन्य जगह, जैसे बॉर्डर एरिया में अब इसका सैटेलाइट एक लगाया। अब अपन ये सोच ले कि बॉर्डर एरिया की एक जगह की जानकारी, इंडिया की कश्मीर की जानकारी ले, कहाँ से ले पाएगा? क्योंकि जब तक वो आएगा फिर घूम जाएगा, आएगा फिर घूम जाएगा, 5-10 मिनट का रुकेगा फिर घूम जाएगा। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, आपने परमाणु मूवी देखी होगी, जॉन अब्राहम की परमाणु मूवी, उसमें सैटेलाइट का आपने देखा होगा, वो बार बार वो वहाँ के काउंटिंग करते हैं कि जो अमेरिका का सैटेलाइट है वो अब 10 मिनट के लिए यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, फिर ऐसे, वो पोलर सैटेलाइट ही था उनका, वो इस तरीके से जल्दी राउंड कर रहा था ऐसे। तो जब यहाँ से ये मान लो यहाँ अपना राजस्थान था अजमेर, तो यहाँ 10 मिनट के लिए ऐसे आया, फिर आगे बढ़ गया। तो जितना टाइम इसको घूम करके यहाँ आने में लगा था उतने टाइम पे वो काम करते थे। फिर जैसे यहाँ आता था फिर सब बंद कर देते थे, फिर ऐसे, फिर उन्होंने कश्मीर से हटा करके थोड़ा दूर कर दिया, तो इस तरीके से तो उनको और ज्यादा टाइम मिलने लगा। मतलब समझ रहे हो, पोलर सैटेलाइट समझ में आ गया होगा। ना आए तो आज ही देख लो, आप परमाणु मूवी जाके देखो और क्लियर समझ में आएगा। तो ध्रुवीय कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, उसमें वो पोलर सैटेलाइट ही दिखाई गई है। ठीक है, तो ये उपग्रह क्या करता है कि ये इस तरीके से ऐसे राउंड करता है।
ठीक है, ये काम संचार उपग्रह के लिए थोड़ा थोड़ा कर लेता है। जैसे सुदूर संवेदी, दूर संवेदी, कोई जानकारी दूर की इकट्ठी करनी है, ऐसे ही नॉर्मल सी जानकारी कुछ समय के लिए, तो उसको कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो सुदूर संवेदी या दूर संवेदी के लिए कार्य करता, मैंने यहाँ पर लिखा है कार्य के आधार पर, ये यहाँ पर है दूर रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह कहलाते हैं, वो ये पोलर सैटेलाइट पर ही लगा करके और वो इस तरीके से वो जानकारी कलेक्ट करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर पता चला कि बाउंड्री के एरिया की केवल जांच करनी है, केवल बाउंड्री देखनी है कि जैसे अपनी कश्मीर में है, पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की और भारत और अफगानिस्तान की है, या भारत चाइना की गलवान घाटी को आपको पर्टिकुलर बिल्कुल देखते रहना स्थिर होकर के। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मध्यम पृथ्वी की कक्षा या उच्च पृथ्वी कक्षा में आपको उसको स्थापित करना पड़ेगा सैटेलाइट को। कैसे, यहाँ से आप सैटेलाइट भेजोगे, कैसे भेजोगे वो आगे आपको समझ में आएगा, कैसे भेजना, सैटेलाइट भेजना कैसे है। अभी तो केवल बता रहा हूँ कि आपको जनरल नॉलेज कि किस तरीके से भेजते हैं। जैसे आपको अब पर्टिकुलर गलवान घाटी को ही देखना है, आपने देखा होगा इमेज आई है, नासा ने इमेज अपन को भेज दी, या अपनी ही सैटेलाइट इमेज से अपन ने देख लिया कि गलवान घाटी में, आप मीडिया में देखते होगे डेली कि ये यहाँ बंकर बना रहे हैं, यहाँ ये बना रहे हैं, कैसे जानकारी मिल जाती है, सैटेलाइट है ऊपर और उसमें कैमरे लगे हुए हैं। तो क्या होता है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको सैटेलाइट को स्थापित करना पड़ेगा। कितने हजार किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्थापित करना पड़ेगा। अब देखो उसमें क्या होता है, पोलर समझ में आ गया। अब देखो ये आपका जो दूसरा है भू स्थिर कक्षा या भू तुल्यकालिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये दूसरा वाला है जो इन पे डिपेंड करता है, जो एमईओ और जीईओ के अंतर्गत आ जाता है। भू स्थिर कक्षा या भू तुल्यकालिक उपग्रह या इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसमें क्या होता है, मान लो कि ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। अब इसमें सैटेलाइट कैसे, वो इस तरीके से गति करता है, इस तरीके से पृथ्वी के चक्कर लगाता है वो, और ये चक्कर 24 घंटे में पूरे करता है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। अब मान लो पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, ऐसे ऐसे राउंड करती है पृथ्वी, ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी राउंड कर रही है। अब मैंने, ये सैटेलाइट है, मेरा सैटेलाइट ऐसे आ गया सामने, मैंने लगा दिया। अब ये भी परिक्रमा मैंने वहां से पृथ्वी से ऐसे भेजा और ऊपर जा करके इस तरीके से सैटेलाइट को ऐसे ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे यहाँ कैमरा लगा हुआ है। अब यहाँ स्थिर हुआ, इसकी गति कितनी है, पृथ्वी की पूरी 24 घंटे में जो गति करता है, तो पूरा 24 घंटे में 36,000 किलोमीटर पे जैसे ही स्थित करोगे तो पृथ्वी की कच्ची गति के बराबर ही गति करेगा। तो अब 24 घंटे में इसको भी क्या करना है, 24 घंटे में इसको भी गति करना है, एक चक्कर पूरा लगाना है। अब मेरे ये फेस इसके सामने लगा हुआ है, अब मैं यहाँ से गति कर रहा हूँ, मतलब मैं मान लो पृथ्वी हूँ, अब इस तरीके से मैं घूम रहा हूँ, तो ये भी 24 घंटे भी पूरा करेगा। तो ये भी बिल्कुल जैसे मेरे जैसे घूम रहा है। अब ये मेरे चेहरे से हट ही नहीं रहा, पर्टिकुलर मेरी जगह है। मतलब क्या है कि अब इसमें जो कैमरा लगा है वो सीधा सीधा मेरे चेहरे पे स्थित हो चुका है। तो ये जो ऐसे जो उपग्रह है, ऐसे जो कृत्रिम उपग्रह भेजते हैं, उनको क्या बोलते हैं, भू स्थिर कक्षा या भू तुल्यकालिक उपग्रह। पृथ्वी के बिल्कुल पैरेलल पर्टिकुलर जगह स्पेस पे भेज देते हैं इनको, या इनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये कितने हजार किलोमीटर पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थित कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर ये सैन्य उपग्रह, सैन्य के लिए जो सैन्य कार्रवाई उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, और वो उसकी जानकारी इकट्ठे करते रहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये तो हो गए आपके ये ध्रुवीय कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, भू स्थिर कक्षा या भू तुल्यकालिक उपग्रह। अब कार्य के आधार पर उपग्रह क्या होते हैं, बहुत सारे कार्य हो चुके हैं अब तो इतने सारे कार्य हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो मौसमी उपग्रह, मौसम की जानकारी के लिए उपग्रह भेज सकते हैं अपन। कौन सा है, मौसमी उपग्रह। तो मौसम से संबंधित जानकारियों के लिए, वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए बहुत जरूरी है वर्तमान में तो, क्योंकि अब अभी आप सुन रहे हो कि सऊदी अरब के एरिया में बाढ़ें आ रही हैं, रेगिस्तानी एरिया है वहाँ भी बाढ़ आ रही है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से डिसऑर्डर हुआ है मानसून का, तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो भी मौसमी उपग्रह। अच्छा, एक मौसमी उपग्रह का नाम लिख लो, ये पूछ लेता है कभी कभी, इनसैट, INSAT, इनसैट। इनसैट करके एक कृत्रिम उपग्रह भेजा गया है कि जो मौसमी संबंधी 3D भी इसको बोलते हैं, इनसैट 3D करके है, ये कृत्रिम उपग्रह ऊपर है, ठीक है, और ये मौसम संबंधित जानकारी ले रहा है। अच्छा, अब दूसरा जिसकी जरूरत है, संचार उपग्रह। आज भी अपन क्या कर रहे हैं, उसी के माध्यम से आप घर में बैठे पढ़ रहे हो और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। संचार उपग्रह ना होता तो ये बात ही नहीं हो पाती ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से आप इतना आसानी तरीके से समझ पाते। संचार उपग्रह का काम क्या है कि जितने भी संचार संबंधित है, टेलीविजन है, अपनी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये सब क्या है, इनके सिग्नल वहाँ पर क्या है, जो सैटेलाइट जाता है उसमें एक ट्रांसपोंडर लगा देते हैं। जो ट्रांसपोंडर लगा रहता है उसमें, वो क्या करता है कि जो मैं ये बात करता हूँ यहाँ से सिग्नल भेजेंगे, जब अपन नेट पे चला जाएगा तो सिग्नल पहुँचता है वहाँ से उसको रिसीव करता है और रिसीव करके उसको भेज देता है पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है। तो ट्रांसपोंडर लगा रहता है। तो संचार उपग्रह का कार्य यही है
ठीक है। तो मतलब क्या करता है कि उसको एक्सेस करता है और फिर भेजता है, ठीक है। और फिर जो जहाँ पर वो पूरा अपना जो जियो का टावर या एयरटेल का टावर या जिस जो भी जैसे एंटीना लगे हुए हैं वो उसको एप्लीकेशन पे बदलते हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से उसको डिकोड करते हैं। तो संचार उपग्रह का ये काम है। वैज्ञानिक उपग्रह, ये बेचारे पूरी तरीके से जी जान लगाए लगे हुए हैं। वैसे अपने भारत में वैज्ञानिकों का उतना ज़्यादा नहीं है। वो नम्बू नारायण जो अभी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, रॉकेटरी जिनके लिए अभी मूवी बनी हुई है, उन्होंने तो क्रायोजेनिक इंजन के लिए उस समय पर कोशिश की थी, लेकिन अब ठीक है। तो ये जो वैज्ञानिक उपग्रह है, वैज्ञानिक उपग्रह क्या है कि ये इनका कार्य एक अलग ही रहता है जो अपनी सोच से ज़्यादा। वैज्ञानिक उपग्रह के कार्य क्या है, ये क्षेत्र में अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, अंतरिक्ष में और क्या खोजे हैं, मंगल में क्या है, पृथ्वी में क्या है, बुध में क्या है, बृहस्पति में क्या है, ये अंतर वैज्ञानिक उपग्रह पूरे इस तरीके के भेजे जाते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य से जानकारी ले रहा है, वो मैंने एक उपग्रह बताया था पुरानी पिछली वीडियो में, पहले ये चौथा या पांचवा वीडियो में, जिसमें आदित्य करके मैंने नाम बोला था कि आदित्य उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह जो सूर्य से संबंधित जानकारियां कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक उपग्रह है। अब ये दूर संवेदी उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह की अभी बात आई थी, ठीक है। दूर संवेदी उपग्रह की जो बात आई थी, तो दूर संवेदी उपग्रह क्या है, ये भी बिल्कुल वही है कि पोलर सैटेलाइट के तरीके से वहां पर रहता है। और दूर संवेदी उपग्रह का है क्या है कि पर्टिकुलर जगह पर न जा करके और वहां की पूरी जानकारी कलेक्ट करना, वही बात बिल्कुल एज इट इज, कुछ नहीं। पृथ्वी ये है, यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह है और ये यहाँ पर ऐसे ऐसे राउंड कर रहा है और यहाँ से जानकारी को कलेक्ट करके रिसीवर तक भेज रहा है। यही कार्य है इनका उपग्रहों का कि जानकारी कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और रिसीवर तक भेजते हैं, जो उसका रिसीव करने वाला है उसको भेजते हैं और पहले खुद रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूर संवेदी उपग्रह। नौवहन उपग्रह, वर्तमान में इसकी चर्चा बहुत थी, नौवहन उपग्रह की। ये जीपीएस प्रणाली कहलाती है। नौवहन उपग्रह नेविगेशन सिस्टम भी इसको बोलते हैं। अभी अपना एक नया जारी हुआ है नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। जैसे ये प्लेन है, ये लैंड करती है, इतनी ऊंचाई पर रहेगा, ये रहेगा, ये पूरा इनको, ठीक है। तो इसके लिए नेविगेशन उपग्रह, जीपीएस प्रणाली, अपनी जो जीपीएस चल रहा है उसका क्या है, जो जीपीएस है ये भी एक आधारित है नेविगेशन उपग्रह पर। नासा का है ये जीपीएस, जिसके तहत अपन जानकारी ले रहे हैं। तो ये नौवहन उपग्रह होते हैं। तो मतलब मेरा मोटा मोटा हिसाब ये है कि जो उपग्रह से संबंधित है, कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं किस तरीके से स्थित होते हैं, क्या होते हैं, आपको एक ओवरव्यू इसका उपग्रह का पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरी जानकारी आपको थोड़ा बहुत जितना कोशिश की मैंने, और शायद आपको लगभग समझ में आ चुकी होगी, सबको समझ में आ गया होगा कि ये उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो 3-4 नाम हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हो, उसमें क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3-4 चीजें क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अब हैं। देखो इससे भी ज्यादा चीजें क्या है कि प्रक्षेपण यान तकनीकी, मतलब जो उपग्रह भेजे जाते हैं और जिनके आप हमेशा नाम सुनते हो कि ये उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया गया, PSLV, C-31, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये प्रक्षेपण यान तकनीकी होती क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में जानकारी देखो। कुछ आप 3-4 चीज़ें देखो। पहला लिख रहा हूँ SLV, ये सबने नाम सुने होंगे, ठीक है। फिर है ASLV, फिर ASLV के बाद क्या है PSLV, SLV, ASLV, PSLV, फिर है GSLV, फिर है RSLV, SLV, ASLV, PSLV, GSLV और RSLV, ये 5 SLV हैं, ठीक है। SLV का तो देखो फुल फॉर्म कुछ नहीं है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या इनका, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आप इससे एक चीज़ समझ रहे हो कि आप एक बात बताओ मुझे कि जैसे कुछ सामान कहीं अपन को ले जाना है, तो ट्रक में कुछ अपन ने सामान रखा या कोई सी भी गाड़ी है उसमें अपन ने कोई सामान रखा, तो अपन क्या करते हैं, जा कर के सामान दे देते हैं निकाल करके और ट्रक वापस आ जाता है, या ट्रक को कुछ भी यहाँ पर अपन, पहली बात तो आप इतना समझो। तो ये क्या है, SLV क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, एक तरह की गाड़ी है जो सैटेलाइट को ऊपर ले जाती है। उसके बाद वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन ले जाने का कार्य किसका है, SLV का है। SLV जो है तो ये लेकर के जाता है, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV को बोला जाता है कि ये लेकर जाता है। सबसे बड़ी समस्या इसी की है। पहली बात तो लेके जाने वाला, तो इस तरीके से सैटेलाइट कुछ रहती है, ये क्षेत्र ऐसे इस तरीके से बना रहता है, पेलोड ऊपर रहता है और ऐसे इसके खाने रहते हैं,
1 2 3 खाने इस तरीके से, फिर पेलोड रहता है, पेलोड रहता है, ऐसे खाने रहते हैं सैटेलाइट के, ऐसे आपने देखी होंगी सैटेलाइट हर जगह बनी हुई। अब पेलोड मतलब यहाँ पर इंजन सैटेलाइट रहता है, आपका इंजन जो जा रहा है ऊपर, जिसको वर्क करना वो यहीं रहता है, और ये सब चीज़ें रास्ते में एक एक करके खुलती चली जाती है और बिखरती चली जाती है, वही को कह देते हैं अंतरिक्ष का कचरा बन जाता है। तो अब ये क्या है, ये इंजन है, ये ले जाने वाला है सैटेलाइट को, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसी को बोलते हैं। SLV क्या है कि SLV को सबसे पहले स्थापना की गई थी 1980 में। कब? 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, SLV की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्या है, 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान। 4 चरण मतलब ये गया, पहले उसका पहला पार्ट खुला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सैटेलाइट निकल गया, कक्षा में पहुंच गया जहां उसको भेजना था। चरण समझ गए? स्टेप, फर्स्ट स्टेप जैसे यहाँ पर ये जैसे लॉन्च हुआ, फिर एक खुला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। ठीक है, इसमें क्या है, ठोस ईंधन, वही ऑक्सीजन मिला हुआ ईंधन, द्रव और प्लस ऑक्सीजन मिला हुआ ईंधन, ठोस ईंधन इसमें क्या रहता है, प्रयोग किया गया था जब पहले, 4 चरण वाला और ठोस ईंधन SLV में, केवल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में ये हुआ था। और इसकी क्षमता थी SLV की कि ये 40 किलोग्राम वजन का ही ये जो अपनी मशीन है या कृत्रिम उपग्रह है ये उसको ले जा सकता था, 40 किलोग्राम ही ले जा सकता था। क्लियर? और ये सबसे पहले देखो, ये सब जब शुरुआत हो रही है तो सीधा जो अभी मैंने बताया था कि ये हाई GEO में तो स्थापित करेंगे नहीं, ठीक है, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो अर्थ ऑर्बिट में तो स्थापित करेंगे नहीं, 36,000 के ऊपर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है। तो जब इनकी स्टार्टिंग हुई तो सब लो अर्थ ऑर्बिट में गए, कहाँ गए, लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने वाले थे, लो अर्थ ऑर्बिट में ही पूरे के पूरे ये कृत्रिम उपग्रह स्थापित करते थे। अरे शुरुआत तो हुई, कम से कम 40 किलोग्राम वजन ले गए, और कहाँ पर स्थापित करने के लिए था ये इंजन, कि मतलब इंजन बोल दें या मशीन बोल दें, लो अर्थ ऑर्बिट में। ये SLV की बात हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये SLV बना तो भारत का एक उपग्रह भेजा गया, रोहिणी। कौन सा? SLV के द्वारा एक उपग्रह भेजा गया जिसका क्या नाम था, रोहिणी करके उपग्रह, नाम है ये केवल रोहिणी, वही मशीन का नाम रख दिया। अब जब जाएगी तब, जैसे अभी देखो, अभी शायद 17 या 18 19 में है कि 21 में, सॉरी 21 में शायद अभी मोदी की तस्वीर और भगवत गीता, 2 चीज इसमें यहाँ पर रख करके ऊपर भेज दिए, वो भी ऊपर पहुंच गई, सब कुछ भेजे जा रहे हैं धीरे धीरे। वो तो मंगलयान में एलन मस्क तो कह रहा है कि वहीं पर जाकर के रहूंगा, चाय वाय पीऊंगा, आराम से घूमूंगा फिरूंगा, वो तो इतना पीछे पड़ा हुआ है उसके, और आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो देखो रोहिणी सबसे पहले क्या, रोहिणी उपग्रह ये 1980 में ही इसको स्थापित किया गया। तो SLV आपको समझ में आया? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, SLV कितने किलोग्राम, 40 किलोग्राम लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना है। और पहला कौन भेजा गया SLV के द्वारा, रोहिणी उपग्रह भेजा गया लो अर्थ ऑर्बिट में 1980 में भेजा गया। अब बात करते हैं ASLV। ASLV का फुल फॉर्म है ऑग्यूमेंटेड, क्या है, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ए का नाम क्या होगा, ऑग्यूमेंटेड, लिख सकते हो आप, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ASLV क्या करता था कि देखो, अब सीधी सीधी बात है, कम से कम थोड़ा सा तो काम चला, थोड़ी सी तो व्यवस्था हुई कि 40 किलोग्राम तो लेके गया, अब उसके बाद अपन और सुधारेंगे। अब इन्होंने क्या किया, इसको और संवर्धित किया और मजबूत करके बनाया। तैयार क्या हुआ, ASLV तैयार हुआ, कि जो उससे और अच्छा तैयार हुआ ASLV। वो कितना ले जाता था, 40 किलोग्राम। ठीक है, ये ले जाने लगा 150 किलोग्राम। क्या ले जाने लगे, जो मशीन है उसका वजन की बात कर रहा हूँ, जो सैटेलाइट ले जाना उसके वजन की बात है, कि 150 ग्राम तक की मशीन को ये कक्षा में प्रवेश करता था। लेकिन जा कहाँ रहे हैं, अभी ये लो अर्थ ऑर्बिट तक ही पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट तक ही लेकर के ये जा करके स्थापित कर पा रहा है। ठीक है, ये कितने चरण का था, वो 4 चरण थे, इसमें 5 थे, 5 बार वही बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से 5 चरण किसमें थे, ASLV में थे। अब ये भाई साहब, ये जो है इसने इतिहास रचा है भारत में। जैसे ये बस ज़्यादा इन्होंने क्या है कि जो मेहनत करने वाला होता है 1-2 बार में अपने आप को सुधार करके और सीधा आगे। अब ये PSLV जी आए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इन्होंने ये सबसे सफल है अपना, ये लॉन्च व्हीकल सबसे सफल है। कौन सा, PSLV ने ये अपने जो था ये GEO तक सीधा पहुंचा। ये MEO तक पहुंचने की क्षमताएं ये रखते थे, लो अर्थ ऑर्बिट तक ही गए, लेकिन ये सीधा GEO तक पहुंचा। GEO क्या है,
पिछला अभी अपने समझा, ठीक है, बिल्कुल उच्च कक्षा तक पहुंच गया, ये 36,000 किलोमीटर से ऊपर तक भी पहुंचने की क्षमता थी, और लो अर्थ ऑर्बिट में भी पहुंचने की क्षमता है ही है उसके पास, क्योंकि जब ऊपर तक चला जाता है। तो इसका विकास पीएसएलवी का कब हुआ, ये थोड़ा डेट इसकी अच्छे से याद रख लेना, 1993 1993 में पीएसएलवी बना। कब बना? 1993 में पीएसएलवी को तैयार किया गया, एक प्रक्षेपण यान बना। इसमें क्या है कि ये 1600 किलोग्राम, 150, अब पीएसएलवी कितना ले जाता है? 1600 किलोग्राम, 1600 किलोग्राम तक की मशीन, यानी कि सैटेलाइट लेकर के ये कक्षाओं में स्थापित हो सकता है। कितनी? 2000, 36,000 के ऊपर किलोमीटर, ठीक है, इतने किलोमीटर तक पीएसएलवी क्या है, कक्षा में अपना ये कृत्रिम उपग्रह स्थापित कर सकता था। तो ये क्या है, 1600 किलोग्राम तक का वजन। लेकिन एक शर्त थी कि ये 1600 किलोग्राम तक का जो वजनी उपग्रह था, कृत्रिम उपग्रह था, मजेदार बात ये है कि ये इतना ज्यादा तो उसको दे दोगे तो ये लो अर्थ ऑर्बिट तक में ले जा सकता था। ये 1600 किलोग्राम थोड़ा बहुत कम कर दो तो ये जीईओ तक भी पहुंच जाता है। थोड़ा बहुत कम कहाँ पहुंच जाता था? ये जीईओ, जियो अर्थ ऑर्बिट तक, मतलब 36,000 के ऊपर भी चला जाता है। लेकिन यदि 1600 फुल इसका पूरा जितना इसमें आ सकता है वजन, 1600 किलोग्राम तक का भर दो, उस पर पूरी मशीन तैयार कर दो, 1600 किलोग्राम की होनी चाहिए, और वो आपकी एलईओ में स्थापित कर देगा। अरे इनको देखो भाई, जो एसएलवी था वो तो 40 किलोग्राम ही ले जा पाता था, संवर्धित रूप उसका ऑगमेंटेड वाला आया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो कितना ले जाने लगा? 150 किलोग्राम। फिर सीधा पीएसएलवी आया, ये 1600 किलोग्राम तक का वजन ले जाने के लिए सक्षम हो गया। और ये कहाँ? ये 1600 किलोग्राम लो अर्थ ऑर्बिट तक। अब थोड़ा कम कर दो, 1200-1300 1000 तक कर दो, तो ये जो आपके जीईओ में स्थापित कर देगा, एमईओ में स्थापित कर देगा। बात समझ में आई? ये क्या था? पीएसएलवी था, ठीक है। इसके चरण क्या थे? 4 चरण इसके थे। इसके भी कितने चरण थे? 4 चरण थे। इसकी स्पेशल विशेषता क्या थी कि 4 चरण तो इसमें थे। कितने चरण थे? 4 चरण, मतलब स्टेप वही खुलने वाली, 1 2 3, चौथा हो गया, 4 स्टेप थी इसमें। तो इसमें क्या था? 4 चरण में विशेषता की थी कि पहला हुआ तीसरा, पहली व तीसरी स्टेप, और दूसरी व चौथी स्टेप। इनमें क्या था? इसमें विशेषता क्या की? जो पहली स्टेप, मान लो ये पहली, और कौन सी? तीसरी, 2 3, 1 2 और 3, तीसरी स्टेप, ये तीसरी, पहली और तीसरी स्टेप, और ये अभी यहाँ नहीं है, इसके ऊपर समझ लो और एक, तो दूसरी और चौथी स्टेप। इसमें विशेषता क्या थी? जो पहली और तीसरी स्टेप थी, पहली और तीसरी स्टेप, तो उसमें ये ठोस ईंधन ले जाता था, द्रव और ऑक्सीजन का मिला हुआ ठोस ईंधन ले जाता था। और जो दूसरी और चौथी स्टेप इसकी थी, दूसरी और चौथी स्टेप थी, उसमें द्रव ईंधन था। कौन सा था? द्रव ईंधन। मैंने इनमें अंतर बता चुका हूँ कि ठोस ईंधन में ऑक्सीजन मिली रहती है, जैसे इसमें मतलब एक्शन, यानी कि जैसे इंजन चालू होता है, ये एक्टिव होता है ना, तो इसको फिर खत्म नहीं किया जा सकता, मतलब बंद कर दो फिर चालू कर दो, ये इसमें ठोस ईंधन में नहीं हो सकता। द्रव ईंधन में ये हो सकता है। ये तो ऑक्सीजन का मिला, एक बार ऑक्सीजन से क्रिया हुई ईंधन की और सीधा वो जलना शुरू हुआ, उसके बाद उसको खत्म करने की कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि वो मिक्स रहता है, ऑक्सीजन मिक्स रहती है। जैसे ही चालू हुआ तो पूरा, जब तक पूरा ईंधन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ठोस ईंधन पूरा जलता ही रहेगा। तो पहली और दूसरी, तीसरी में क्या है? ठोस ईंधन, और दूसरी और चौथी में कौन सा ईंधन था? द्रव ईंधन की व्यवस्था की गई। अब उसको लॉन्च कर सकते थे पीएसएलवी को, ये था, मतलब और ज्यादा दूर तक जाने के लिए ज्यादा ईंधन लगेगा, इस कारण से ये व्यवस्था, ये और आविष्कार हुआ, ये विकास हुआ, ठीक है। और इसकी दक्षता जो है ना पीएसएलवी की, विश्व में सर्वाधिक दक्षता है इसकी, मतलब ये यहाँ से उपग्रह इस पे रखा और ये सीधा आपको जो कक्षा ने आपने डिसाइड की है वहीं पर ये सीधा जा करके पहुंचेगा। अच्छा, पीएसएलवी के कुछ जो उपग्रह जो उसने अपना दमखम दिखाया है, कुछ सैटेलाइटों के नाम लिख लेते हैं या समझ लेते हैं। पहला एक सैटेलाइट कार्टोसैट भेजा था इसने, कार्टोसैट, कार्टोसैट एक सैटेलाइट, पहला नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक सैटेलाइट कार्टोसैट भेजा था। फिर रिसोर्स सेट करके भी सैटेलाइट भेजा इसने। एक सैटेलाइट और है इसका, ये सैटेलाइट और चंद्रयान। कौन सा सैटेलाइट है? चंद्रयान। और इससे क्या, मंगल मिशन, जो मंगल मिशन हुआ वो पीएसएलवी से ही हुआ। कौन सा? मंगल मिशन, ये भी पीएसएलवी का ही कमाल है। मैंने बताया ना कि ये 1993 में जिसका ये बना, ये इसने अपने कीर्तिमान स्थापित किए। कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, चंद्रयान, चंद्रयान भेजा गया। और कौन सा भेजा गया? मंगल मिशन। तो चंद्रयान जो भेजा गया 2008 में, सब लोग जानते हो 2008 में,
और मंगल मिशन कब पहले हुआ था? 2013 में पहला मंगल मिशन, 2013 यानी कि 13 में पहला मंगल मिशन हुआ था। ठीक है, तो ये PSLV के द्वारा किया गया था। अच्छा, आपने ऐसे भी नाम सुने होंगे, PSLV C-23 के द्वारा मंगल मिशन किया गया, ऐसा सुना होगा। ठीक है, ये 25 था, C-25, PSLV C-25 के द्वारा मंगल मिशन। C-25 मतलब इतनी बार लॉन्चिंग इसने कर चुका है, PSLV इतनी बार लॉन्चिंग कर चुका है, तो PSLV C-25 के द्वारा मंगल मिशन किया गया था। ठीक है, और ये PSLV 11 था, चंद्रयान क्या 2008 में, तो PSLV 11 नंबर का था, PSLV 11, ठीक है, करके ये क्या था, चंद्रयान इसमें 2008 में, और मंगल मिशन 2013 में PSLV ने अपना कमाल किया था। सबसे इंपॉर्टेंट PSLV अभी भी ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अच्छा, एक आपने सुना होगा कि अभी अपन ने क्या किया कि अभी तक तो अपने अपने उपग्रह भेजते थे, अब सरकार ने कहा भाई हम कब तक आपको बजट देते रहेंगे, आप अपने अपने उपग्रह भेजते रहोगे और इस तरीके से बनाओगे, अरबों खरबों रुपया करोड़ों रुपया लगेगा, कुछ आप भी कमाओ। इन्होंने कहा अब हमारे पास आ गया है, हमारा शेर है, PSLV है, ये करेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई, कहा लोगों विश्व में कहा कि भाई जिसको अपना उपग्रह प्रक्षेपित करवाना हो, अपने अपने अदर वर्क के लिए, कोई किसी को किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, किसी को किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, हमारे पास लाओ, हम यहाँ से प्रक्षेपित कर देंगे, हमें पैसा दे देना। बात क्लियर हुई। ब्राज़ील के जंगल जो आपने दुनिया अमेजन, ब्राज़ील जो देश है वहाँ पर अमेजन के घने जंगल पाए जाते हैं। वहाँ की सबसे बड़ी ब्राज़ील की टेंशन अमेजन जंगलों में ये है कि इतने घने जंगल हैं कि वहाँ आग बहुत जल्दी लग जाती है, तो उनको पता ही नहीं चलता, वो ढूंढ ही नहीं पाते कि आग कहाँ कहाँ कितने एरिया में लगी है, कहाँ कहाँ, इतने बड़े इतनी ज़्यादा जंगल हैं। तो उनको एक अमेजिनिया करके शायद था, अमेजिनिया फर्स्ट करके एक सैटेलाइट उनको भेजना था। तो उन्होंने पहले, चाइना ने कहा चलो हम भेज देंगे, तो चाइना ने जैसे कहा कि भाई हम 100 करोड़ लेंगे, लाओ हम भेज देंगे। बात कहता है रुको, हमें एक काम करना कि 100 करोड़ ना देना, 100 करोड़ से कुछ 1 करोड़ कम दे देना, हम भेज देंगे। ब्राज़ील ने कहा ठीक है, हमें क्या, हमें तो जो कम में भेजेंगे हम उसको, और ये तो बिल्कुल इंतजार में हम लोग बैठे थे कि कहा दो तो आए, हम अपना दिखाएं तो दम खुम के हम भेजते हैं, उसके बाद तो ऑलरेडी लोग आएंगे। तो PSLV, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसे 10-12 शायद उपग्रह थे टोटल करके, और जाके वहाँ पर अंतरिक्ष में अलग अलग वर्क कर रहे हैं और बढ़िया अच्छी तरीके से सैटेलाइट भेजे। तो ये एक कहानी है, कहानी क्या ये एक क्लियर है और आप सब लोगों ने सुना भी होगा। तो ये PSLV का हो गया। अब इसके बाद अब तो रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि PSLV अपना काम कर ही रहा है, अब अपन को और ऊंचाइयों पर जाना है। तो अब आ गया GSLV। GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV की जो विकास हुआ इसका 1993 में, GSLV का हुआ 2001 में, 2001 में इसका विकास हुआ। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अब इंजन 1600 किलोग्राम, ठीक है, कहीं 150 किलोग्राम, अपन को उसका अब कोई भी अपन को और बहुत सारी चीज़ें, सेंसर लगाए उसमें, सैटेलाइट में बहुत कुछ लगा करके अपन को भेजना है ऊपर, कैमरे भी लगाने, तो वजन तो बढ़ेगा। तो अपन को ऐसा प्रक्षेपण यान चाहिए जो ज़्यादा वजन लेकर के कक्षा में ले जाए, तो उसी का विकास चल रहा है। तो उसके लिए फिर GSLV जी तैयार हुए, ये एक नया तैयार किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये 4000 किलोग्राम तक की क्षमता का, कितनी, 4000 किलोग्राम तक की क्षमता का ले जाता, सीधा बाउंस 4000 किलोग्राम, ठीक है, कितना, 4000 किलोग्राम। वो कितना था केवल, PSLV था 1600 किलोग्राम था, ये 150 था, वो 40 से शुरू हुए थे अपन, 40 फिर 150 फिर 1600, ये सीधा पहुंच गया 4000 किलोग्राम, ठीक है। 4000 किलोग्राम कहाँ, ये GEO, ठीक है, जियो अर्थ ऑर्बिट, सबसे ऊंची 36,000 किलोमीटर पे 4000 किलोग्राम वाला ये जो वो है 4000 किलोग्राम की जो मशीन है, या आपका कृत्रिम उपग्रह है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसको भेज सकता है। अब बताओ LEO में ये कितना वजनी ले जाएगा। LEO में ये 10,000 किलोग्राम वजन तक का ले जाता है। ये अपनी उपलब्धि है आज की, 10,000 किलोग्राम वजन तक का उपग्रह ये LEO में जाकर के कौन, GSLV जाकर के स्थापित कर देता है, ठीक है। तो अभी वो जो GSLV मैक, ये PSLV C करके है, और इसके जितने भी उपग्रह होते हैं तो ऐसे लिखा रहता है GSLV, करंट अफेयर जब आप पढ़ोगे तो मैक लिखा होगा, MK लिख करके आता है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से चलता है। तो GSLV मैक, इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है, ठीक है। अब तो स्वदेशी भी बनाने लगे क्रायोजेनिक इंजन, तो ये इसमें क्या है, GSLV मैक में क्रायोजेनिक इंजन लगाया है। RSLV क्या है, RSLV में क्या है कि RSLV में क्या है कि इसका फुल फॉर्म होता है
रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, रियूजेबल से समझ लो आप तो अब एमपी में हो, रियूजेबल कचरा, रियूजेबल मतलब रिज्यूम मतलब उसको बदलना, तो इसका मतलब सेंस क्या है, आरएसएलवी के क्या है कि ये जो बार बार लॉस होता है ना, इसको क्या है वो पुनः तैयार हो जाए, मतलब जैसे जो प्रक्षेपण यान है एक बार लॉस ना हो, ये पुनः रिज्यूएबल हो जाए, मतलब जैसे एक बार लॉन्च किया उसके बाद वो चीज़ खराब नहीं हो, उसके बाद दोबारा तैयार हो जाए और लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाए, तो उसका विकास चल रहा है, आरएसएलवी का विकास चल रहा है। देखो अब मैंने जो जितने भी ये चीज़ें बताई आपको, एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, आरएसएलवी, ये सब चीज़ें लगभग आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा समझ में, और मेरे हिसाब से तो जितना पेपर में आ सकता हो उतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आपको क्रायोजेनिक इंजन के बारे में समझना है और कुछ और अच्छी तरीके से, ठीक है, कि सैटेलाइट किस तरीके से लॉन्च हुआ, ये हुआ, पूरी कहानियाँ देखनी है या मुझसे सुननी है, या आपको अदर के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब में, आप उनसे कहानियाँ देखने के इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। एग्जाम बेस पे जो भी है, अगला में टॉपिक यदि आप लोग कमेंट करते हो तो आपको कौन कौन से उपग्रह किस किस के द्वारा, सैटेलाइट के एसएलवी के द्वारा, एएसएलवी के द्वारा, पीएसएलवी के द्वारा, जीएसएलवी के द्वारा कौन कौन से भेजे गए और वो अभी वर्तमान में क्या क्या कार्य कर रहे हैं, अगला वीडियो भी बना दूंगा। अदरवाइज आगे का जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, अपन उसमें चलेंगे। ये साइंस एंड टेक का चैप्टर था, मैंने आपको पढ़ाया यहाँ तक, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।